नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेन न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मुझसे मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चंद्रकांत गिरी जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं तुगलकाबाद से। आइए आज इनसे जानते हैं कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। और आज दूसरा सवाल ये होगा इनसे कि किस तरीके से आज अरविंद सिंह लवली जी ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस के आला कमान ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आइए इन सब मुद्दों पे इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजा साहब। पहला आपका सवाल कौन सा, उसका जवाब दूं। मैं सोचता हूं पहले लवली जी वाले मुद्दे पे सवाल का जवाब दूं तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, लवली जी वाले मुद्दे पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी अभी आपके सामने थोड़ी देर में सबके सामने उजागर भी हो जाएंगे। लोग आपको पता भी लग जाएगा कि ये क्या खेल था और किसकी वजह से लवली जी भागे, पार्टी छोड़कर इस्तीफा दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी जो गठबंधन जो हमारा दोनों पार्टी का हुआ है शुरू से, जिस पे हम बात कर रहे थे आज तक, दोनों पार्टी गठबंधन में हमने बहुत, हमारे आला कमान ने अपनी बातों को आपस में तालमेल रख के एक गठबंधन किया। गठबंधन के प्रारूप को एक सिस्टम में ला के 4-3 पे हमने गठबंधन किया और गठबंधन के प्रत्याशी हमने घोषित किए। और कहीं ना कहीं आज कन्हैया कुमार जी जैसे, उदित राज जी जैसे, और तीसरा चांदनी चौक से हमारे जेपी अग्रवाल जी जैसे, जो हमने एक दमखम वाले उम्मीदवार दिए। कुछ लोगों को इससे परहेज था जो कांग्रेस पार्टी में रह के भी कांग्रेस का भीतरीघात करते आए शुरू से, और उसी की वजह से आज ये ड्रामा हुआ जो हमने देखा, आपने टीवी चैनल पे भी देखा होगा कि लवली जी ने अपना इस्तीफा दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, सूत्रों से ये भी खबर आ रही है अंदर खाने की, कहीं ना कहीं लवली जी बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी में है। बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व के कई नेताओं से उनकी बातचीत भी हो रही है इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे? लवली जी का ये अपना एक समीकरण होगा, इस बारे में अभी हमें इस पर इतनी जानकारी नहीं है। अभी तो हमें इतनी जानकारी है कि लवली जी ने एक झूठा प्रारूप बना के और अपना इस्तीफा दिया कि पार्टी आला कमान ने मेरी बात को कहीं ने अनसुना किया, जबकि ऐसा नहीं है। पार्टी आला कमान ने उनकी बात को हर जगह सुना, हर मीटिंग में उनको बुलाया और बात करी, और कहीं ना कहीं हर चीज़ को उनकी सराहा भी और उस बात को इम्प्लीमेंट करके आगे तीनों सीटों पे उम्मीदवार भी घोषित किए। अब एकदम एंड मोमेंट पे जब नॉमिनेशन का नंबर आता तो लवली जी आज कहते हैं कि उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, ये कांग्रेस के खिलाफ जो लवली जी चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी से साठगांठ हो चुकी है और उसी साठगांठ के अंतर्गत वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या मांगे थी लवली जी की, वो क्या चाह रहे थे जो कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी? वो चाहते क्या थे, किस तरीके की मांगे थी कांग्रेस से उनकी? लवली जी की अपनी मांग सबसे बड़ी बात थी, जब जिस दिन वो आला कमान के साथ सामने मीटिंग में गए तो उन्होंने अपनी बात को वहाँ पे रखा। नॉर्थ ईस्ट से वो खुद टिकट मांग रहे थे और वो दुनिया से झूठ बोल रहे थे कि मैं आपको टिकट दिला रहा हूँ, मैं आपको टिकट दिला रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। पार्टी ने उनकी अनदेखी और अनसुनी इसलिए करी क्योंकि पार्टी के पास अपने कैंडिडेट पहले से एक सिस्टम के अनुसार तय थे, और लवली जी ने कहीं ना कहीं कोई सिस्टम के अनुसार, हमें नहीं पता किससे क्या बात कर रखी है और किस तरीके से बात कर रखी है, इसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा कि क्या बात थी जो लवली जी को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। अब क्या लगता है कि चुनाव का मौसम है और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो खाली हो चुका है, तो क्या लगता है अब नई जिम्मेदारी किनके कंधों पर आने की उम्मीद लग रही है? इस बारे में तो यही कहना चाहूँगा, आलाकमान का फैसला है कि वो किसको लेके आएंगे। और रही चुनाव की बात की, चुनाव का आज भी हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े दबंग तरीके से चुनाव लड़ेंगे तीनों सीटों पर। और चारों जो गठबंधन के प्रत्याशी उनके साथ मिलकर, कोई इस भूल में ना रहे कि कांग्रेस अपना लचर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस और ऊपर तैयारी से प्रदर्शन करेगी और जोर शोर से प्रदर्शन करेगी। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है और रिजल्ट जो है इस बार काफ़ी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी की सीट जो पिछले बार 7 की 7 सीट बीजेपी के पास थी, इस बार आधे से कम हो जाने की उम्मीद है? नहीं, मैं तो कहूँगा 7-0 से हम चुनाव जीतेगा महागठबंधन, क्योंकि दिल्ली का प्रारूप हमेशा यही रहा है कि जो भी जीता वो 7-0 से ही जीता है। कोई 7-2 या 7-3 का मुकाबला नहीं रहा। जब भी जीता 7-0, या तो इधर रहा या उधर रहा। और मुझे उम्मीद नहीं है, पूरे में दम उस बहुत तरीके से कह सकता हूँ, राजनीतिक सोच के अनुसार कह सकता हूँ कि हम 7 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और अपना परचम लहराएंगे महागठबंधन का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी के एकजुट होने की वजह से काफ़ी मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर नज़र आ रही है। बाकी प्रदेशों में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, तो इसकी 7 सीटें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि देश के राजनीति में दिल्ली का एक बड़ा स्थान रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इन सारों सीटों को? 7 सीटों पे हम काम के तरीके से भी देखते हैं, और दिल्ली एक राजधानी है और पूरे हिंदुस्तान का एक टॉप मोस्ट हमारा राजधानी का प्रारूप है। हम तो यही सोचते हैं कि दिल्ली से एक दिशा और दशा दोनों बदलती है, और दिल्ली की राजनीति में जो आता है तो आगे भी उसको
अच्छा खासा फायदा मिलता है, तो हम तो ये सोचेंगे कि 7 सीटों पे महागठबंधन का प्रत्याशी हो और महागठबंधन का प्रधानमंत्री बने, जिससे कि जो चोरों की सरकार आई है, मोदी सरकार, जो चोरों की सरकार ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को लूटने आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले कह रहे थे, कभी किसी को घुसपैठिया बोलते हैं, कभी कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र की रक्षा करनी है। अरे मंगलसूत्र की रक्षा तुमने मणिपुर जाके नहीं करी। अगर मणिपुर की बहनों को जो नंगी घूम रही थी उनको जाकर आप मंगलसूत्र की रक्षा करते तो ये बात ही ना आती। जो आदमी करके खुद गहने चोरी करके भाग गया हो, वो मंगलसूत्र की रक्षा की बात करता है। नॉर्थ ईस्ट के सीट की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार नॉर्थ ईस्ट का चुनाव, क्योंकि उस सीट पे दोनों के दोनों बिहारी कैंडिडेट है और पूर्वांचली कैंडिडेट है, और दोनों अपने आप में मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, भाजपा और कांग्रेस में काफ़ी मजबूत टक्कर देखने को वहाँ पे मिलेगी, कैसे देखते हैं इसको? देखो, कुछ लोगों का कहना है कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं कन्हैया जी। पहले तो मैं ये बात बड़े उससे साफ कर दूं कि कन्हैया जी बाहरी कैंडिडेट नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिस तरीके से हम सरकारी नौकरी का कोई पर्चा भरते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में भरते हैं, तो हम जाके वहाँ पर नौकरी करते हैं ना, चाहे वो केरल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे असम में हो। तो ये भी एक हमारे हिंदुस्तान का एक सिस्टम है। हम हिंदुस्तान के अंदर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और बाहरी कैसे हैं? और आज हमें बाहरी कहने वाले मनोज तिवारी जी बाहरी नहीं थे क्या? मनोज तिवारी, क्या हरवंश लाल वंश जी वो बाहरी नहीं थे? और क्या शीला दीक्षित जी जब कन्नौज से चुनाव लड़ने आई थी वो बाहरी नहीं थी? क्या संदीप दीक्षित जी चुनाव लड़ने की बात करते हैं, क्या वो बाहरी नहीं थे? कन्हैया कुमार जी कोई अलग ही बिल्कुल बाहरी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, और आने वाले समय में ये आपको पता भी लगेगा कन्हैया कुमार किस दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों जो कन्हैया कुमार के साथ जो ट्रेजेडी होती रही, उसको लेकर के बीजेपी दुष्प्रचार भी कर रही है कि जिस तरीके से भारत तेरे टुकड़े होंगे की नारे जेएनयू में लगाए गए थे 4-5 वर्षों पहले, जिस समय सीएनआरसी का मामला चल रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी दुष्प्रचार भी कर रही है इस मामले के लेकर के, लोगों को भ्रमित कर रही है, और कहीं ना कहीं मुसलमान वोटरों को इस तरीके से बरगलाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि उस समय जो नारे लगे थे, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उमर खालिद भी थे और कन्हैया कुमार भी थे। तो कहीं ना कहीं उमर खालिद को जेल जाना पड़ा और कन्हैया कुमार बाहर रह गए। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है इस बात से भी नाराज़ है। तो मुस्लिम पक्ष को बीजेपी अपने पाले में करने की भी तैयारी कर रही है। तो क्या कहेंगे, इस तरह के नैरेटिव से, इस तरह के प्रचार से बीजेपी का कितना फ़ायदा होगा? क्या मुस्लिम पक्ष को बीजेपी अपनी तरफ कर पाई है या कर पाएगी? मुस्लिम पक्ष के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी घुसपैठिया बोल रहे हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कब्जे हो जाएंगे, मंगलसूत्र छिन जाएंगे। एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा है वो उन्होंने ख़त्म कर दी है इन सब बातों को। और रही कन्हैया कुमार जी की बात, जो भी आपने प्रश्न मेरे से किया, कहते थे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ पहले इस मोदी सरकार से, इसके नुमाइंदों से, क्या आज तक ऐसी कोई प्रूफिंग उनके पास है जिसमें कहते थे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे? ये एक एडिटिंग वीडियो है। अगर ये सच होती तो मोदी और शाह की जोड़ी जो है, क्या कन्हैया कुमार को आज बाहर घूमने देती? अब तक तो उनको बंद करके डाल देती। जो दुनिया पे वैसे ही नेताओं पे इतना दबाव बना रहे हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का, तो कन्हैया कुमार को कैसे छोड़ देते वो? तो उमर खालिद को इसी मामले में जेल जाना पड़ा और आज तक बेल नहीं मिली। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी, टाड़ा लगा दिया गया, देशद्रोह का धारा लगा के जेल, मगर कन्हैया कुमार जेल नहीं जा पाए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। कहीं ना कहीं लोग इसको भी लेकर के बड़े दुविधा में है कि आखिर ऐसा क्यों? उसका तो मैं यही कहूँगा कि उसका गुनाह सिर्फ एक ही है कि मुसलमान है। आज की डेट में हिंदुस्तान में जो मैं देखता हूँ, सिर्फ मुस्लिम होना गुनाह हो गया है। मुसलमान को इतने गंदे तरीके से और इतनी भद्दी नज़रों से देखा जाता है, मुस्लिम का नाम लेते भी। ये सारी देन बीजेपी की है। इस हिंदुस्तान के अंदर पहले भी लोग रहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई का नारा था, जो बहुत ज़ोरों से चला करता था। और लोग राम राम भी करते थे, लोग सलाम भी करते थे, लोग वाहिगुरु जी का भी नाम लेते थे, और लोग बाइबल भी पढ़ते थे। ये सब चीज़ें बीजेपी जब से आई, जब से सत्ता का दुरुपयोग करके और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के ये अपनी रोटी सेकते आए थे। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी राह पे चलेगा। राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जो जीत के आएगा, जो महागठबंधन का जो भी होगा, उस पर हम आगे काम करेंगे। क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीट लेकर के इस लोकसभा चुनाव में आने की उम्मीद लग रही है पूरी इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन की तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। 543 सीटें बोलते हैं, इसमें से 400 सीटें आ रही हैं, में 400 सीटें आकर रही हैं। 170 सीटें साउथ के अंदर हैं, जिसमें बीजेपी बिल्कुल नीलवटा सन्नाटा है, और 370 सीटें करीबन बची है हमारे पास। 370 में से क्या बीजेपी 400 सीट लेके आ रही है?
क्या आप बताइए 4 सीट आ रही है? क्या हरियाणा के अंदर सीटें ले आएगी पूरी? क्या राजस्थान के अंदर पूरी ले आएगी? बिहार के अंदर ले आएगी? असम के अंदर ले आएगी? क्या यूपी के अंदर सारी सीटें आ रही हैं? क्या और भी स्टेट जो हमारे हैं उनमें उनकी सारी सीटें केरल में आ रही हैं, तमिलनाडु में आ रही, कहीं आ भी रही? 370, ये 400 का सिर्फ एक जुमला नारा है। जैसे 15 लाख का जुमले का नारा दिया था कि लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, ऐसे लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है 400 का आंकड़ा देके। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार कितने सीट लेकर के आ सकती है और बीजेपी का क्या आंकड़ा रहेगा इस बार सीटों का? देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं 370 प्लस के करीबन सीटें लेके आएगी। अभी हमारे साथ चंद्रकांत गिरी जी बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और इस बार ऐसा मान सकते हैं कि दिल्ली में भी काफ़ी कड़ी टक्कर बीजेपी को देने की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली का इतिहास रहा है कि 7-0 का रिजल्ट हमेशा से आता है। तो इस बार ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन 7 सीटों पे परचम लहराएगी और देश की राजधानी दिल्ली पे भी कब्जा करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है और इंडिया गठबंधन में भी काफ़ी सारे नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, किसके पाले में सरकार जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो 4 तारीख को हम सभी देखेंगे। फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।